हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक है Node.js और एक है हमारा इवेंट लूप। ये दोनों क्या है और कैसे ये दोनों काम करता है, इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो Node.js है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा ब्राउज़र को समझना पड़ेगा। ये एक्चुअली ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र कुछ नहीं है, बेसिकली एक हमारा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर एक ओवरले क्रिएट कर देता है। ये ओवरले के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उन सब में अभी हम नहीं जाएंगे। जो जरूरत है उसी को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ब्राउजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को देख सकते हैं। अब जो ये जावास्क्रिप्ट है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही काम करता है ब्राउजर में भी, बट इसमें ना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज जो है, ब्राउजर ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सिर्फ वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ना ये जो जावास्क्रिप्ट में है, हम लोग बहुत ही एडवांस यूज केस करते हैं आज के टाइम पे, जैसे कि टाइमर्स हो सकता है कि कुछ एनिमेशन जो 3 सेकेंड 2 सेकेंड तक चलेगा, ऐसा कुछ अगर क्रिएट करना हो। और अगर मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट से एक वेब पे रिक्वेस्ट करते हैं और डेटा लाते हैं सर्वर से और फिर यूजर को शो कर देते हैं। ये एक्चुअली कोर जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। ब्राउजर एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारा फीचर जो है ये एम्बेड करता है। ब्राउजर एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करता है ये सब फीचर, जैसे कि वेब एपीआई कॉल्स हो गया, या जो टाइमर हो गया, टाइमर से टाइम आउट, इंटरवल, या फिर जो ये सब फेच हम यूज करते हैं, ये सब एक्चुअली ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास एक डेवलपर थे जो है रायन डेल। ये क्या करता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ये जो ब्राउजर है इसके अंदर एक इंजन होता है। मोस्टली हर ब्राउजर के अंदर होता है। हमारा गूगल क्रोम के अंदर V8 इंजन है, हमारे जो मोजिला है उसके अंदर ये स्पाइडर मंकी है, ऐसे और भी है। आप उसके ऊपर एक गूगल सर्च करके देख सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल क्रोम का ये जो V8 इंजन था ना, उन्होंने इसको निकाला गूगल क्रोम से, एंड देन ये V8 आपने अगर निकाल लिया तो ये V8 क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को रन करने में हेल्प करता है गूगल क्रोम के अंदर। ना अगर हमने V8 को निकाल लिया तो ऐसा तो नहीं कि V8 को हम अपने सिस्टम में रखेंगे और सिर्फ जावास्क्रिप्ट रन करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसे फिक्स करने के लिए इन्होंने क्या किया, V8 तो लिया, उसके साथ C++ का एक बेस बनाया, एक रैपर बनाया, और ये रैपर क्या करता है, V8 और ये C++ कंबाइन करता है, जिससे कि जावास्क्रिप्ट हम अपने लोकल सिस्टम में चला सके। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा कि जो जावास्क्रिप्ट है ये बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं और वेरिएबल वगैरह यूज कर सकते हैं। बट इससे भी आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे एक तो इंपॉर्टेंट चीज है एसिंक्रोनस नेचर, इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या होता है। और जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, तो इन सब को टैकल करने के लिए, क्योंकि सिंगल थ्रेड में अगर कोई ब्लॉकिंग कोड आ गया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, एक इंपोर्ट किया libuv करके। अब ये libuv क्या है, libuv हमें 2 फीचर देता है libuv। पहला जो फीचर है वो है इवेंट लूप। ये इवेंट लूप क्या है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा जो फीचर है वो है थ्रेड पूल, इस पे भी बात करेंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते और देखते हैं कि ये इवेंट लूप और थ्रेड पूल हमें कैसे हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये जो आपका V8 है ना, V8 इसके साथ C++ का एक बेस है, राइट। और उसके अंदर अगर आप libuv को ऐड कर दोगे तो आपको आपका Node.js मिल जाएगा। तो यही है हमारा Node.js। तो हमें तो पता चल गया कि जावास्क्रिप्ट एक ना सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है ना। जबकि एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है तो एक काम करते हैं, एक कोड मान लेते हैं कि हमने लिख के रखा, तो ये हमारा मेन थ्रेड है, ठीक है, मेन थ्रेड है। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग अपने कोड वगैरह को रन करने का ट्राई करेंगे। तो ये इवेंट लूप क्या करता है, हमें एक एग्जीक्यूशन फ्लो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोसेस है उसको इनिट कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं प्रोसेस को, राइट। ये हमारा पहला स्टेप है, एक प्रोसेस को इनिशियलाइज कर देना। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि टॉप लेवल के जो कोड है, अभी आते हैं इसमें, टॉप लेवल का जो कोड है उसे एग्जीक्यूट कर लो। तो टॉप लेवल का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक सैंपल JS फाइल बना लेता हूँ अपने मशीन में, ओके। और इस पे मैं क्या करता हूँ, ये जो टॉप लेवल कोड है ना, ये क्या है, मान लो कि मैंने एक लेट ए करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, मान लो 5, और मैंने कंसोल पे क्या किया, इस 5 को प्रिंट कर दिया। तो ये जो है, ये दोनों ही टॉप लेवल कोड है। टॉप लेवल कोड में क्या नहीं आते, जो कॉल बैक्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, टाइमर्स वगैरह होते हैं, वो टॉप लेवल कोड पे नहीं आते। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इम्पोर्ट स्टेटमेंट। इम्पोर्ट स्टेटमेंट मतलब जितने भी इम्पोर्ट
इम्पोर्ट स्टेटमेंट है, पहले तो हमने प्रोसेस को इनिशियलाइज कर दिया एक प्रोसेस को, उसके बाद क्या किया हमने, जितने भी टॉप लेवल कोड है उनको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर क्या करेंगे, जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है उनको अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम नहीं करते, ये Node.js में इंटरनली ऐसा होता है। पहले उसने एक प्रोसेस को क्रिएट कर दिया, फिर उसने जो टॉप लेवल कोड है उनको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसने क्या किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट जितने हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब फोर्थ पे क्या आता है, जितने भी इवेंट कॉल बैक है ना उनको रजिस्टर कर देता है। अब रजिस्टर क्या है, इस पे भी बात करते हैं, रजिस्टर कर देता। अब ये कॉल बैक क्या है, मान लो हमने एक सेट टाइम आउट करके कुछ इसके अंदर एक कॉल बैक पास किया, और ये कॉल बैक क्या है, console.log, इसमें मान लो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको मैंने 1 सेकंड का डिले दिया। अब ये तो एक कॉल बैक है। हम सेट टाइम आउट में क्या लिखते हैं कि देखो ये एक ब्लॉक ऑफ फंक्शन है, इस फंक्शन को आप इतने टाइम के बाद रन कर देना। ये मिली सेकेंड में है, मतलब 1 सेकंड के बाद इस कोड को तुम एग्जीक्यूट कर देना। तो ये एक हमारा कॉल बैक है, इसको इसने रजिस्टर कर दिया, राइट। तो ये 4 स्टेज में ये सारे जो कॉल बैक है ये एक्चुअली रजिस्टर हो जाते हैं। ओके, तो हमारा 4 स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे एक्चुअली हमारा इवेंट लूप स्टार्ट होता है। इवेंट लूप, अब 1 मिनट के लिए ना क्या करते हैं, इस इवेंट वर्ड को ऐसे ओमिट कर देते हैं, और ये लूप स्टार्ट, ये जब सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता होगा कि ये एक वाइल ट्रू लूप है, एक वाइल लूप है, इसके अंदर कुछ कोड रन हो रहा होगा। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कि अभी के लिए इसमें एक प्रिंट 1 ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, फिर प्रिंट 2 ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, फिर हुआ प्रिंट 3। नाउ इसमें मान लो कि ये कोड का आउट गेस करते हैं, आप लोग गेस करो। तो मोस्टली सबने यही गेस किया होगा कि 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही गेस किया आपने। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनका जो ऑर्डर है ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 3 1 या फिर 3 2 1, ऐसा नहीं होगा। हर बार ये जब भी लूप चलेगा ये 1 2 3 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। ये इवेंट लूप के अंदर ना फेजेस होते हैं, इंटरनल फेजेस। तो वो फेजेस को एक बार के लिए अभी समझना स्टार्ट करते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। एक फेज होता है एक्सपायर कॉल बैक, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसे इग्नोर करना। एक्सपायर्ड कॉल बैक क्या है, मान लो आपने कोई कॉल बैक बनाया, ये एक कॉल बैक है, राइट। ये कॉल बैक जब एक्सपायर हो जाएगा उस टाइम ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा बहुत कोड हमें लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट करके अगेन एक कॉल बैक बना लेते हैं। इस बार इसे 0 सेकंड का डिले देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर हम एक कंसोल लॉग करते हैं, इसमें लिखते हैं हेलो टॉप लेवल कोड, ऐसा कुछ लिख दिया, console.log, इसमें लिख देते टाइमर। नाउ देखो नॉर्मली क्या है, ये हमारा पहले लिखा गया कोड है और ये हमारे बाद में है कोड में। टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये कोड पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि इसमें 0 सेकंड का टाइमर है, बाद में ये कोड रन होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इवेंट लूप स्टार्ट होने से पहले ही हमारा जब कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ था ना सिक्वेंशियली, तो ये जो टॉप लेवल कोड है ये एक्चुअली पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप लेवल कोड हमारा पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, राइट। उसके बाद अगर कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट था तो वो एग्जीक्यूट होगा, बट लकीली इस केस में कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद 3 पे आए, फिर 3 से 4 पे आए। 4 में क्या था कि जितने भी कॉल बैक थे उनको रजिस्टर कर दो। मैंने कहा कि ये एक कॉल बैक तो दिख तो रहा है, इसको रजिस्टर कर दो, कर दिया विथ द टाइमर कि देखो ये टाइमर 0 सेकंड है, इसको जरा तुम रन करते रहना और इसको रजिस्टर कर लो। अब ये टाइमर 0 सेकंड है, इवेंट लूप स्टार्ट हुआ। इवेंट लूप के अंदर क्या है, एक्सपायर्ड कॉल बैक। अब ये 0 सेकंड जैसे ही स्टार्ट हुआ होगा ये तो खत्म हो गया होगा। अब कह रहा है कि कोई एक्सपायर्ड कॉल बैक है क्या, वो कह रहा हाँ है ना, ये रहा एक्सपायर्ड कॉल बैक। तो उसने कहा कि इसे रन करो। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, node test.js। तो मैं अगर इसे दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टॉप लेवल कोड पहले ये रन हुआ और उसके बाद ये रन हो गया। तो यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जो नेक्स्ट फेज है हमारे पास, आईओ पोलिंग,
अब इसको भी थोड़ा समझते हैं, बट इससे पहले दो और फेज है, उसे भी थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा है हमारे पास सेट इमीडिएट फेज, या फिर हम लोग इसे इमीडिएट फेज भी कह सकते हैं, इमीडिएट फेज। और फोर्थ पे आता है हमारा क्लोजिंग फेज, ऐसा लिख देते हैं। नाउ इसे थोड़ा समझते हैं कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली बिहाइंड द सीन। सबसे पहले तो हमारा एक्सपायर्ड कॉल बैक चेक होगा। इनको ना इंटरनली हमारा Node.js फेजेस कहता है। ये है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल फाइल ओपन करूंगा और इन्हें ना गेस करते हैं, फिर हमें उसके साथ बेटर आइडिया मिलेगा कि ये एक्चुअली कैसे हो रहा होगा। तो मैं एक ये एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। इस एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले तो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, उसके बाद एक सेट टाइम आउट जिसके अंदर एक कॉल बैक है और उसके अंदर टाइमर हमारा 0 है। फिर हमने कंसोल कर दिया। नाउ अब क्या करते हैं, फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले एक प्रोसेस को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब ये कोड हमने स्टार्ट कर दिया इनिशियलाइज करना। देन हमारे पास क्या होगा, ये टॉप लेवल कोड होगा। तो ये है हमारे पास टॉप लेवल कोड, कर दो एग्जीक्यूट, कर दिया एग्जीक्यूट। इसे टर्मिनल को थोड़ा क्लोज करते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये टॉप लेवल कोड है, एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये है ना इंपोर्ट स्टेटमेंट, कर दो एग्जीक्यूट, कर दिया एग्जीक्यूट। फिर क्या रहा है कि इवेंट कॉल बैक को रजिस्टर कर दो। ये है कॉल बैक है, टाइमर कॉल बैक है, टाइमर के साथ कर दिया रजिस्टर और उसको स्टार्ट भी कर दिया। ये जो कॉल बैक टाइमर स्टार्ट किया हमने, अब हमने इवेंट लूप को भी स्टार्ट कर दिया। इवेंट लूप कह रहा है कि कोई एक्सपायर्ड कॉल बैक है क्या, ये कह रहा है 0 सेकंड में तो ये खत्म हो गया, ये एक्सपायर्ड है, इसका मतलब इसे रन कर दो। तो सबसे पहले ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ। टेक्निकली क्या हुआ, सबसे पहले ये रन हुआ, फिर ये और फिर ये, बट आउटपुट में हमें ये और उसके बाद ये मिलेगा। तो चलो देखते हैं एक बार आउटपुट को रन करके, 0 1 और चलो देखो टॉप लेवल कोड और टाइमर ऐसा ही हुआ, एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो चलते हैं अभी फाइल 2 में। फाइल 2 में क्या है हमारे पास, ये देखो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है, फिर हमारे पास आ गया सेट टाइम आउट, फिर एक सेट इमीडिएट है। इसमें ना ये 0 सेकंड का जरूरत नहीं है इमीडिएट में, और ये है एक कंसोल है। तो अभी वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कैसे क्या एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो इसमें क्या है, ये जो टॉप लेवल कोड है, मैं कह रहा हूँ टॉप लेवल कोड कौन सा, ये रहा। तो ये पहले ये आया होगा, फिर कह रहा है इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये रहा इंपोर्ट स्टेटमेंट, बट इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, राइट, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है उसके। तो उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है कॉल बैक रजिस्टर, तो ये दोनों कॉल बैक एक ही साथ रजिस्टर हो गए, मतलब रजिस्टर तो ये दोनों हो गए एक साथ, बट इसे मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, एग्जीक्यूशन में लिखेंगे कि एग्जीक्यूट जब होगा। फिर हमारा इवेंट लूप स्टार्ट हो गया। ओके, इवेंट लूप स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है एक्सपायर्ड कॉल बैक है क्या, ये देखो एक्सपायर्ड कॉल बैक है। तो ये कह रहा है एक्सपायर्ड कॉल बैक है, इसे कर दो तुम रन। तो ये हमारा थर्ड फेज में ये एग्जीक्यूट हो गया होगा। फिर कहेगा कोई आईओ पोलिंग है, आईओ ऑपरेशन कुछ है, मतलब इनपुट आउटपुट कोई फाइल रीड वगैरह कर रहे हो क्या, मैंने कहा नहीं कर रहे। तो फिर नेक्स्ट फेज में आ गया, नेक्स्ट फेज में आ गया, कह रहा है कि इमीडिएट फेज। तो इमीडिएट स्टेटमेंट है क्या, ये रहा इमीडिएट स्टेटमेंट, रन कर दो इसको। तो क्या होगा, 1 3 और 4, क्योंकि 2 में तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो 1 3 4 इसे एक बार रन करके देखते हैं, राइट, 0 2 और एकदम एक्सपेक्टेड आउटपुट, जिस तरह से सोचा उसी तरह से आउटपुट आया। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल और इसे भी एक बार ट्राई करते हैं समझने का। ना इसमें हमने पहला तो इंपोर्ट कर लिया, फिर 2 टाइमर, एक टाइम आउट और एक इमीडिएट हमने कॉल बैक यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमने देखो एक फाइल रीड किया, तो मेरे पास देखो एक फाइल है सैंपल टेक्स्ट, इसमें हेलो लिखा है बस और कुछ नहीं लिखा। इसका थोड़ा फ्लो समझते हैं। टेक्निकली क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये टॉप लेवल है, ये यहाँ पर रन हुआ होगा। तो टॉप लेवल में क्या है, ये है, पहले ये रन होना चाहिए। फिर क्या होगा, ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, मैंने कहा ठीक है चलो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, उसने कहा ठीक है एग्जीक्यूट कर दिया। फिर क्या होगा, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर होगा, ये कहेगा इवेंट कॉल बैक रजिस्टर होगा, ये दोनों को रजिस्टर कर दो, कर दिया रजिस्टर। और इसी टाइम पे ये वाला कॉल बैक भी रजिस्टर होगा, क्योंकि ये भी तो एक कॉल बैक है, तो ये भी रजिस्टर हो चुका होगा। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट बाद में होगा, बट रजिस्टर हो गया होगा, क्यू में आ गया होगा एग्जीक्यूट। फिर आता है ये इवेंट लूप, इसको स्टार्ट कर दो इवेंट लूप को, मैंने कहा ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया हमने। फिर ये एक्सपायर्ड कॉल बैक, कोई कॉल बैक एक्सपायर्ड है क्या, ये वाला है ना एक्सपायर्ड, रन करो। तो सबसे पहले ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ। अब कह रहा है कि कोई आईओ ऑपरेशन है क्या, मैंने कहा ठीक है ये रहा आईओ ऑपरेशन, तो टेक्निकली ये रन होना चाहिए, राइट। अभी देखते हैं। फिर कह रहा है कि उस स्टेज से, मतलब उस फेज से हम फेज 3 में आए। फेज 3 में क्या है, इमीडिएट फेज। इमीडिएट फेज में क्या है, इमीडिएट फेज में हमारे पास ये वाला इमीडिएट फेज।
तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो चलो इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। नोड 03 रन कर दिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो ये रन हुआ टॉप लेवल कोड, फिर हमारा टाइमर रन हुआ, फिर इमीडिएट रन हुआ और फिर लास्ट में फाइल रीडिंग कंप्लीट। अब आपको ये लूप का एक्चुअली मतलब समझ में आएगा। ऐसा क्यों हुआ पता है? सबसे पहले तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्या हुआ होगा कि देखो जितने भी आपके जो कॉल बैक थे जो एक्सपायर हो गए वो सब रन हो गया होगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये जो आईओ ऑपरेशन थे इस पे गया होगा। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ से पीछे चलना चाहिए हमें। एक चीज के बारे में हमने अभी बात किया था और वो था थ्रेड पूल, राइट। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है। इवेंट लूप बहुत ही एक्चुअली स्मार्ट है। जो ये libUB है ये ना हमें एक्चुअली मल्टीपल थ्रेड ऑफर करता है। एक्चुअली 4 थ्रेड हमें ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। अब इवेंट लूप क्या करता है, वो चेक करता है कि कोई टास्क जैसे उसके पास आता है वो चेक करता है कि ये टास्क अगर CPU इंटेंसिव है तो libUB हमें वर्कर थ्रेड प्रोवाइड करता है। तो ये खुद अपने मेन थ्रेड पे उस टास्क को नहीं असाइन करता। ये जो इवेंट लूप है मेन थ्रेड पे उस टास्क को नहीं असाइन करेगा। उसको libUB का कोई भी libUB तो नहीं, कोई भी वर्कर थ्रेड जो हमारे पास प्रोवाइडेड है उस वर्कर थ्रेड में किसी एक को पकड़ा देगा कि देखो ये जो टास्क है ये आपको करना है। तो ये टास्क उसको दे दिया, उसने ये टास्क कंप्लीट किया। तो अब थोड़ा हमें ये ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। तो ये जो फाइल रीड है ना ये CPU इंटेंसिव हो सकता है, CPU भी लगेगा उसमें और ये स्लो भी होगा क्योंकि हमें पता है हमारा जो फाइल रीड ऑपरेशन होता है ये जनरली स्लो होता है। तो ये फाइल रीड ऑपरेशन करने जाएगा। अब क्या होगा, सबसे पहले ये तो रन हो गया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। फिर क्या है, हमारा टाइमर ये रन हो गया होगा क्योंकि ये एक्सपायर्ड हो गया है। और उसके बाद ये इमीडिएट तो रन नहीं होगा बट ये फाइल को पोल करेगा। इसका पोलिंग नाम होने का भी एक रीजन है, वो आपको भाई पता चलेगा। वो वर्कर थ्रेड को पूछेगा कि देखो आपको ना मैंने फाइल रीड करने को दिया था, वो फाइल रीड हो गया क्या? वर्कर ने कहा नो, फाइल रीड नहीं हुआ। तो ये क्या कहेगा, ठीक है मैं नेक्स्ट इटरेशन में जब आऊंगा तो आपसे फिर पूछूंगा, आप बताना। उस फाइल रीड को छोड़ के इमीडिएट फेज पे चला गया कि देखो इमीडिएट फेज में कोई है क्या? उसने कहा हाँ इमीडिएट फेज में ये रहा, इसको एग्जीक्यूट कर दो। फिर वो गया क्लोज फेज में। क्लोज फेज में जाके क्या कह रहा है कि देखो क्लोज करने से पहले एक बार देख लेते सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गया, कुछ बाकी है। फिर उसे पता चलता है कि नहीं फाइल अभी भी बाकी है हैंडल करना। तो वो क्या करेगा, अब फिर से 1 नंबर स्टेप पे जंप करेगा। जंप कर दिया और इसे देखा कि इसमें तो कोई एक्सपायर कॉल बैक तो कोई बाकी नहीं है। तो नेक्स्ट फेज पे चले, आईओ पोलिंग। ये फिर से वर्कर नोड को कहेगा कि देखो वर्कर थ्रेड, एक्चुअली वर्कर नोड नहीं वो डॉकर के साथ हो जाता है। तो वो वर्कर जो थ्रेड है उसको कहेगा कि देखो आपका फाइल का काम हो गया क्या? उसने कहा हाँ हो गया। तो जैसे ही फाइल का काम हो गया उसका जो कॉल बैक था उसको उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से ये आउटपुट आया था। अब आपको ये आउटपुट जस्टिफाई लगेगा। देखो फाइल रीड में टाइम लगा होगा इसीलिए इमीडिएट पहले रन हो गया और फाइल बाद में रन हुआ। तो चलते हैं अभी 4 नंबर पे ना। यहाँ पर चीजें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया होगा, इसे एक बार रन कर लेते हैं। आप आउटपुट गेस करो और आप जहां पर भी देख रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म में उसमें कमेंट सेक्शन में इसका जरा आउटपुट आप कमेंट करके बताना। मैं रन कर रहा हूँ उससे पहले ना मैं क्या करता हूँ 04 और इसे मैं रन करता हूँ ना। यहाँ पर देखो क्या आउटपुट आया और इसे थोड़ा यहाँ पर समझने का ट्राई करते हैं। मैंने आउटपुट पहले ही दिखा दिया, अभी थोड़ा समझा देता हूँ इसको क्या हो रहा होगा यहाँ पर बिहाइंड द सीन। फिर मैं एक बार और आउटपुट रन करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो ये टॉप लेवल कोड है, ये तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ही। उसके बाद इसी के साथ साथ मतलब इसी के भाई बंधु आ गए, ये रहा इंपोर्ट वाला उसके साथ हो गया। फिर ये जो कॉल बैक ये हो गए रजिस्टर और ये भी कॉल बैक रजिस्टर हो गए। तो सारे कॉल बैक रजिस्टर हो गए। तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया। इवेंट लूप करते हैं स्टार्ट। इवेंट लूप स्टार्ट करते हैं। कोई एक्सपायर टाइमर है क्या? ये रहा ना, कर दो एग्जीक्यूट। कर दिया। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसे ना यहाँ लिखते रहते हैं, राइट। साथ साथ में एक स्टार मल्टी लाइन कमेंट लिख देते हैं। तो ये वाला पहले एग्जीक्यूट हो गया। ओके, फिर आते हैं हम आईओ ऑपरेशन में। आईओ ऑपरेशन में अब आईओ तो टाइम लेगा ही ना, तो वो टाइम ले रहा है तो तब तक बाकी का काम कर लेते हैं। इमीडिएट फेज पे आ गया और इमीडिएट फेज में क्या था, ये था सबसे पहले तो ये टाइमर था ना, तो ये टाइमर तो यहाँ आने दो। टाइमर आ गया। फिर हम गए आईओ के पास। आईओ के पास गए। आईओ ने कहा कि देखो हमारा तो टाइम लगेगा अभी। तो वो आईओ से सीधा फेज 3 में गया और उसने ये वाला एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा ठीक है
इमीडिएट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर वो क्लोज करने से पहले देखेगा कि सारा कंप्लीट हो गया, नहीं सारा तो कंप्लीट नहीं हुआ, आईओ फेज में काम बाकी है। वो क्या करेगा, फिर से आईओ फेज में जाएगा, आपका काम हो गया क्या, वो वर्कर थ्रेड से पूछेगा। वर्कर थ्रेड कहेगा कि नहीं काम बाकी है। हम चलते हैं इमीडिएट फेज में, कोई बाकी है क्या, नहीं सारा कंप्लीट हो गया। क्लोज में कुछ बाकी है क्या, हाँ फाइल का बाकी है। एक्सपायर्ड कॉल बैक में फिर से आएगा, कहेगा कि कुछ एक्सपायर्ड कॉल बैक तो नहीं है जो बाकी है, नहीं सारा एग्जीक्यूट है। फिर से जाएगा आईओ पोलिंग में। इस बार इसने कहा कि काम हो गया। अब ये कौन से फेज में है, फेज 2 में, राइट। फेज 2 में आप एक चीज नोटिस करो, ये जो टॉप लेवल टीएलडी नहीं, टॉप लेवल कोड, ये तो हर बार पहले ही एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये तो एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। बट इसके साथ ये अगर फेज 2 में है तो ये फेज 2 से कौन से फेज पे जाएगा, फेज 3 में ना। तो ये फेज 3 में पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये फेज 2 से जंप करके फेज 1 में नहीं जाएगा, फेज 2 के बाद 3 पे आएगा। तो 3 में इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया इमीडिएट को। फिर ये कहेगा कि क्लोज करने से पहले देख लेते कोई बाकी तो नहीं है, हाँ 2 टाइमर बाकी है। तो ये एक्सपायर्ड कॉल बैक में जाएगा और उसको जो जो एक्सपायर्ड हो गया उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसके बाद ये वाला आउटपुट आपको दिखेगा, फाइल रीड कंप्लीट हुआ, फिर इमीडिएट 2, फिर टाइमर 2, फिर टाइमर 3। तो चलो यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा है। थोड़ा आते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते चीजों को, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मान लो कि ये हमारे 2 मॉड्यूल है, एक है फाइल सिस्टम मॉड्यूल और एक है क्रिप्टो। क्रिप्टो मतलब क्या, एनक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा बट उम्मीद है ये कंप्लीट होने के बाद आपको इवेंट लूप तो बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, टीएलडी में ये वाला कोड, टीएलडी कह रहा हूँ मैं बार बार, टॉप लेवल कोड। टीएलडी एक और चीज होता है, टेम्पोरल डेड जोन, उसको कभी और बताएंगे। अभी तो है टॉप लेवल कोड। तो सबसे पहले तो ये एग्जीक्यूट हो गया, राइट, क्योंकि ये सारा आपके फाइल सिस्टम रीड के अंदर है। अभी के लिए उन्होंने उसको कोलैप्स कर दिया, कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट रन हो गया। ये भी हमारा टॉप लेवल कोड ही है, तो इससे पहले एक्चुअली ये रन हुआ होगा, थोड़ा वो मिस्टेक मैंने देखा नहीं। तो सबसे पहले ये रन हुआ, फिर ये टॉप लेवल कोड रन हुआ, फिर ये इंपोर्ट स्टेटमेंट वगैरह रन हुआ होगा हमारे एग्जीक्यूशन फ्लो के हिसाब से। फिर इवेंट लूप स्टार्ट हुआ। इवेंट लूप स्टार्ट होने के बाद उसने कहा कि कोई एक्सपायर्ड कॉल बैक है क्या, उसने कहा है, तो ये तो एक्सपायर्ड हो गया क्योंकि इसमें कोई डिले नहीं है, तो ये एक्सपायर्ड हो गया, तो इसको रन कर दो। रन कर दिया बिंदास। अब ये रन करने के बाद इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये रन करने के बाद तो ये आएगा फाइल सिस्टम में। अब फाइल सिस्टम में बहुत सारी चीजें हो रहा है, ठीक है, एक एक करके उन सबको देखेंगे। बट उससे पहले फाइल सिस्टम में जबकि बहुत सारी चीजें हो रहा होगा, तो वर्कर थ्रेड से पूछा होगा कि तुम्हारा काम हो गया क्या, नहीं हुआ, तो वो क्या इमीडिएट स्टेट में जाएगा और इमीडिएट स्टेट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये फाइल स्टेटमेंट से आएगा, फाइल स्टेटमेंट इमीडिएट स्टेटमेंट से सीधा ये क्लोज में जाएगा, पर क्लोज से पहले पूछेगा कि देखो कुछ बाकी तो नहीं। फिर वो फेज 1 में आएगा, एक्सपायर्ड कॉल बैक चेक करो, कोई एक्सपायर्ड कॉल बैक नहीं है अभी। फिर आईओ कॉल पोलिंग पे चेक करो, आईओ पोलिंग में है क्या, हाँ है। इस बार उसने कहा कि देखो रीड मैंने कर दिया, रीड कर दिया। तो यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट चेंज है। ये तो आपके टीएलसी है, मतलब टॉप लेवल कोड, इसको तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आएगा इमीडिएट फेज में। इमीडिएट फेज में मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा मतलब क्लोज में जाएगा। क्लोज में जाने के बाद ये मतलब चेक करेगा कि सारा काम हो गया कि नहीं, बहुत सारा काम बाकी है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये आएगा इन पे, ये टाइमर है तो सबसे पहले इन पे आएगा। अब यहाँ पर ये आईओ ऑपरेशन तो कोई बाकी नहीं है, बट यहाँ पर ना ये कुछ है जो कि आपके सीपीयू इंटेंसिव टास्क है। ये जो क्रिप्टोग्राफी होता है ये सीपीयू इंटेंसिव टास्क है। तो ये ना थ्रेड पे दिया जाता है। थ्रेड पे जब दिया जाता है तो वो भी एक आईओ ऑपरेशन की तरह ही होता है। थ्रेड पे जैसे ही दिया जाएगा तो ये थ्रेड पे देने के बाद आपके वर्कर थ्रेड को ये सारा काम हैंड ओवर कर दिया जाएगा आपके इवेंट लूप के द्वारा। अब इवेंट लूप जैसे इन सबको हैंड ओवर करेगा वो देखेगा। अब इसमें क्या है, मैंने बताया था कि देखो हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट 4 वर्कर थ्रेड हमें गिवन रहता है। तो देखो मेरे पास ये स्टेटमेंट कितने, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। मेरे पास 5 है, बट थ्रेड तो मेरे पास 4 ही है। तो ये 4 ना अलग अलग थ्रेड में चला जाएगा और ये वेट करेगा। ये 4 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैं हर एक में ना ये कितना टाइम ले रहा है कंज्यूम, मतलब ये कितना टाइम ले रहा है ये भी मैंने प्रिंट किया है। एक बार इसे रन करते हैं और फिर आपको समझ में आएगा। ये है 05, राइट, ओके। तो ये है 05, तो इसको एक बार रन कर देते हैं, नोड 05। तो सबसे पहले तो आपका टॉप लेवल कोड रन हुआ, फिर टाइमर इमीडिएट एज इट इज, फिर फाइल रीड कंप्लीट हुआ, उसमें फिर इमीडिएट, फिर 2 टाइमर रन हुए। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये जो 4 है ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 4 ना अलग अलग थ्रेड पे चल रहे थे। बट ये जो थे ना, इसने देखो इसका डबल टाइम लगाया। क्यों? क्योंकि पहले ये कंप्लीट हुआ होगा,
फिर ये जो है ये इसको असाइन हुआ होगा अगेन उस थ्रेड वर्कर थ्रेड को। फिर जब असाइन हुआ फिर उसने काम किया। तो क्या है ना, आप जो है मैनुअली थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। आप ये थ्रेड साइज को बड़ा घटा सकते हो। कैसे? मान लो आपको बस ये वाला लाइन लिखना होगा process.env फिर uv threadful size 4। अभी तो 4 है, मैं अगर इसे 1 कर दूं तो आप यहाँ पर नोटिस करना कि अभी ना एक हर एक को डबल टाइम लगेगा। देखो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। एक ही थ्रेड मिला सबको और सबने एक एक करके एग्जीक्यूट किया। और अगर मैं अभी यहाँ पर जाऊंगा और 2 थ्रेड प्रोवाइड करूंगा तो ये डबल के क्वांटिटी में रन करेगा। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कितने थ्रेड अवेलेबल है। देखो ये 2 करके एग्जीक्यूट हुआ। आप अगर नोटिस करो फिर से, पहले ये 2 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 2 होंगे, ऐसे करके हुआ। उम्मीद है इन सब के बाद आपको इवेंट लूप तो डिटेल में समझ आ गया होगा। मैं एक आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको लिखना है Node.js इवेंट लूप, Node.js इवेंट लूप, और आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हो अभी जाके। और ये पढ़ने के बाद आपने जो जो आज सीखा उसके ऊपर आपको और नॉलेज मिलेगा। और ये अगर आप कहीं पर भी वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और वीडियो में अगर कोई गलती मुझसे हुआ तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो आप लोग। आज के लिए यही तक, वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।